हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का मेंस का एग्ज़ाम डेट भी आ गया है। बिहार दरोगा 1275 पोस्ट का मेंस एग्ज़ाम जो है ये 25 फरवरी 2024 को लिया जाएगा। और आज से हमारा बिहार दरोगा मेंस 2024 के लिए क्लास स्टार्ट हो रहा है। आज इस सेशन में हम लोग एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है बिहार दरोगा मेंस 2024 के लिए, यहाँ पर आप देख लीजिए एडुटेरिया बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2024। और इस बुक में टोटल 15 मॉडल प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं। एक एक करके मैं आपको सभी सेट को कंप्लीट करवा दूंगा। आज इस सेशन में हम लोग सेट नंबर 1 को पूरी डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा। देखिए, हमारे चैनल के माध्यम से बिहार में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं आयोजित कराई जाती है उन सब की बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जाती है। इसीलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा। चलिए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त हो जाएगा तो इसे कम से कम एक ग्रुप में अवश्य ही फ्रेंड्स शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बिहार दरोगा मेंस 2024 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसके सेट नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस 2024 प्रैक्टिस सेट नंबर यह 1 है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि प्रश्न जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। आज के सेशन का यानी कि एडुटेरिया बिहार दरोगा मेंस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला प्रश्न पढ़िएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी। फ्रेंड्स, अगर आप आंसर जानते हैं तो आप आंसर कमेंट करते चलिए। इससे क्या होगा कि आपका रिवीजन होते चलेगा और साथ ही साथ जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक ज़रूर सुनिएगा। इस तरह से आपके एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, कौन कांग्रेसी अध्यक्ष थे उस समय जिन्होंने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की थी। तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद जी थे। अच्छा, अब हम क्रिप्स मिशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। क्रिप्स मिशन जो है यह सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में 1942 में भारत आया था। चूँकि यह सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था इसीलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन दिया गया। 1942 में यह भारत आया था और उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो था। ये पॉइंट आप जरूर ध्यान रखिएगा। और क्रिप्स मिशन का उद्देश्य भारतीय सहयोग को सुरक्षित करना और द्वितीय विश्व युद्ध के लिए समर्थन प्राप्त करना था। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो देखिए, एक प्रश्न के साथ साथ आपके 3-4 प्रश्न मैंने आपको कवर करा दिया। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अनुशीलन समिति थी। अनुशीलन समिति क्या थी? तो अनुशीलन समिति जो थी यह एक गुप्त क्रांतिकारी संस्था थी, संगठन थी। 1907 में इसकी स्थापना हुआ था। 1907 में इसकी स्थापना वारेंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त ने किया था। ये भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। तो एक क्रांतिकारी संगठन राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी लोग अपना अपना स्कोर सेशन के एंड में जरूर कमेंट करके बताइएगा और मैं खुद से प्रैक्टिस सेट भी तैयार करके आपके लिए लेकर के आऊँगा। जल्द हो सकता है आज शाम से ही आपको सेट मिलेगा। तो बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी मेंस के लिए। तीसरा प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने किया था? अब देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा, इसकी स्थापना किसने किया था? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। और इसका जो प्रथम सत्र हुआ था ये 1936 में कहाँ पर हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है ना। और अखिल भारतीय किसान सभा के ये अध्यक्ष थे और अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव जो थे ये NG रंगा थे। ये भी ध्यान रखिएगा। और 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का सत्र हुआ था, पहला अधिवेशन, उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी संबोधित किया था। ये भी पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। और देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने 1929 में 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा का भी गठन किया था। इन सबको ध्यान रखिएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। इतने सारे पॉइंट्स मैं आपको कवर करवाते चलूँगा। निम्न में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? अब यहाँ पर थोड़ा सा समझदारी दिखाइएगा। यहाँ पर क्रांतिकारी पूछा गया है, यानी आप कह सकते हैं कि उग्रपंथी नेता,
ठीक है ना। गरमपंथी नेता, गरम दल और नरम दल में कांग्रेस विभाजित था। हालांकि ये सभी जो थे ये राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, लेकिन इसमें से क्रांतिकारी नेता गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के नेता थे। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में बात करें तो महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, राजनीतिक गुरु थे। 1905 में इन्होंने जो है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किया था और 1905 में ही इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता भी किया था। चलिए, 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 का मोपला विद्रोह जो हुआ था फ्रेंड्स, यह उत्तरी केरल के मालाबार में हुआ था। तो मालाबार तट भी याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो ये आपका केरल राइट आंसर हो जाएगा। 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। अच्छा, कुक्का आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कुक्का आंदोलन पंजाब में हुआ था, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। चलो, उसके बाद देखिए, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? पहला रेलवे लाइन जो है यह बिछाया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय में। लॉर्ड डलहौजी से संबंधित जितने भी पॉइंट्स होते हैं महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, और मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, डलहौजी ने जो था उसी के समय 16 अप्रैल 1853 में मुंबई से थाने के बीच में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। और इसी के समय 1853 में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई। 1854 में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन हुआ था इसी के समय में। उसके बाद देखिए, इसी के समय में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध हुआ था और पंजाब को ब्रिटिश शासन में मिला लिया गया था, यानी कि ब्रिटिश शासन में विलय किया गया था इसी के समय पंजाब का। उसके बाद इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था, व्यापगत का सिद्धांत, और सर्वप्रथम सतारा को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है 1848 में ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया था, सतारा को। उसके बाद 1856 में अवध पर कुशासन का आरोप लगा करके ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया इसी के समय में, और उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। इसने शिक्षा संबंधी सुधार के लिए 1854 में जो है वुड डिस्पैच लागू किया था। ये सब पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? तो यहाँ पर देखिए, इंडिया इन ट्रांजिशन, यह पुस्तक जो है यह M.N. रॉय की है। गीता रहस्य जो है ये पुस्तक बाल गंगाधर तिलक की है। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु ये महात्मा गांधी की है। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। और देखिए, गीता रहस्य राइट आंसर हो जाएगा। और तिलक जी ने जो है केसरी मराठी भाषा में और द मराठा अंग्रेजी में ये जो पत्रिका थी इसका भी इन्होंने संपादन किया था, इन्होंने ही शुरू किया था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो देखिए, अलाउद्दीन के समय देवगिरी का शासक जो था ये कौन था? तो फ्रेंड्स, यह रामचंद्र देव थे। और ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो यह नगद वेतन देने, किसको? सैनिकों को नगद वेतन देने और अस्थायी सेना की नींव रखा था। और दिल्ली के शासकों में इसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थी। इसने ही घोड़ा दागने, सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया था। और इसने जो है दृढ़तापूर्वक मूल्य नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था। और इसने एक विभाग बनाया था, वह वित्त विभाग था, और उस विभाग का नाम था दीवाने मुस्तखराज। ठीक है ना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये प्रश्न बनता है कि दीवाने मुस्तखराज जो है यह कौन सा विभाग है? तो वित्त विभाग है। और इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था कब? तो सबसे पहले याद रखिएगा 1576 में। किसके बीच? तो महाराणा प्रताप के बीच में और अकबर के बीच में। इसमें अकबर के जो सेनापति था वो मानसिंह था, ठीक है। और महाराणा प्रताप की सेना जो थे ये हाकिम खान थे। इसमें जो है अकबर की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से है कि निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से उत्खनन से संबंधित नहीं थे? देखिए, नहीं पूछा गया है। तो इसमें से अगर हम बात करें R.D. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी, ये बिल्कुल थे। उसके बाद K.N. दीक्षित भी थे और M.S. वत्स भी थे, यानी कि माधव स्वरूप वत्स भी थे। यहाँ पर देखिए V.A. स्मिथ नहीं थे। V.A. स्मिथ जो है यह एक लेखक हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध जो है किस वंश से था? कलिंग नरेश खारवेल का। अच्छा, बात कलिंग की आई है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डाल देते हैं। देखिए, कलिंग के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको याद होगा कि कलिंग युद्ध आपके दिमाग में आया होगा 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में अशोक जो था इसने कलिंग पर आक्रमण किया था और
कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया था। अच्छा, प्रश्न ये अगर बने कि अशोक जब कलिंग पर आक्रमण किया था उस समय कलिंग का शासक कौन था, तो उस समय कलिंग का शासक जो था ये अनंत पद्मनाभम था। यहाँ मैं लिखता हूँ, इसको याद रखिएगा, अनंत ये 9 है, अनंत पद्मनाभन, ठीक है ना, अनंत पद्मनाभन था, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, कलिंग नरेश खारवेल के बारे में आपको पता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख से इनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है, तो याद रखेंगे कलिंग नरेश खारवेल से, और ये चेदी वंश के थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किस प्रकार की भूमि को अपरहत कहा जाता था। अब ये बात हो रही है किसके बारे में, तो यह गुप्त काल के बारे में बात हो रही है। देखिए गुप्त काल में अपरहत एक भूमि था, अपरहत भी था, और अपरहत को बिना जोती हुई वन भूमि कहा जाता था। तो यहाँ पर देखिए बिना जोती हुई जंगली भूमि दिया गया है, और एक क्षेत्र था, सभी मैं डिस्कस करा दे रहा हूँ। क्षेत्र जो था ये सभी गुप्त काल के बारे में पहले मैं बता रहा हूँ। तो अपरहत बिना जोती हुई वन भूमि या जंगलू भूमि थी। क्षेत्र जो था यह कृषि योग्य भूमि थी। खिल जो था, खिल जो था यह खिल बंजर भूमि थी। उसके बाद वस्ती थी, वस्ती जो थी यह आपका रहने योग्य भूमि थी। और एक था आपका सारा जो था ये चारागाह भूमि थी। ये गुप्त काल की हो गई। अब थोड़ा सा मौर्य काल के बारे में जान लेते हैं। मौर्य काल में सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था, सरकारी भूमि को मौर्य काल में सीता कहा जाता था। और बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को मौर्य काल में अदेव मातृक कहा जाता था, अदेव मातृक कहा जाता था, अदेव मातृक, ठीक है ना। तो ये भी पॉइंट आप फ्रेंड्स ध्यान रखते चलिएगा। चलिए, जसवंत और दशावन नामक प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी से संबंधित थे, तो देखिए दशवंत और जो दशावन थे ये अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार थे। और अकबर के समय में अब्दुर समद का भी नाम याद रखिएगा, अब्दुर समद ये भी अकबर के दरबार के सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। चलिए, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे, पतंजलि जो थे यह पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। और इन्होंने जो है पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। और पतंजलि के बारे में बात करते हैं तो इन्होंने महाभाष्य की रचना की है, जो अष्टाध्यायी पर एक टीका है। पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उस पर एक टीका है, महाभाष्य, ठीक है ना, महाभाष्य। तो ये सब याद रखते चलिएगा फ्रेंड्स। चलिए, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, शुंग वंश का संस्थापक था यह। चलिए, मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था बृहद्रथ, इसकी हत्या करके जो है यह मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। मौर्य वंश का आखिरी शासक पूछा जाता है बृहद्रथ, याद रखिएगा। 1936 में लखनऊ में आयोजित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया है, अभी पूरे डिटेल में मैंने आपको बताया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती। सब कुछ वहाँ क्वेश्चन नंबर 2 या 3 में था, पूरा डिटेल में मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 3 में था वो। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसकी उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे गिरता है। पैराशूट धीरे धीरे नीचे आता है, पैराशूट क्यों धीरे धीरे नीचे आता है जबकि उसी ऊंचाई से फेंका गया पत्थर तेजी से नीचे आता है, इसका कारण है कि पैराशूट का पृष्ठ क्षेत्रफल ज़्यादा होता है और पत्थर का पृष्ठ क्षेत्रफल कम होता है। तो चूंकि पृष्ठ क्षेत्रफल जब ज़्यादा होगा तो वायु का प्रतिरोध अधिक होगा, तो वायु का प्रतिरोध जब अधिक होगा तो वस्तु धीरे धीरे नीचे आएगी, और जब पृष्ठ क्षेत्रफल कम होगा तो वायु का प्रतिरोध भी जो है आपका कम हो जाएगा और वस्तु तेजी से नीचे आएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। किस वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले किसके समानुपाती होता है, तो न्यूटन का सेकंड लॉ अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। न्यूटन के सेकंड लॉ के अनुसार वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती तथा संवेग परिवर्तन आरोपित बल के दिशा में होता है। ये चीज़ आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, बल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 कर लेंगे कि अल्फा, बीटा और गामा इनकी वेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस प्रकार में होती है। अवरोही का मतलब होता है सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, यानी कि घटते क्रम में। तो सबसे ज़्यादा अगर वेदन क्षमता की बात करें तो सबसे ज़्यादा गामा का वेदन क्षमता होता है, सबसे ज़्यादा गामा का होता है, फिर गामा का बाद आपका बीटा का होगा, फिर बीटा के बाद आपका अल्फ़ा का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर यानी कि वेदन क्षमता यानी कि पेनेट्रेटिंग पावर पूछा जा रहा है। तो ये आपका अल्फ़ा, बीटा, यहाँ पर गामा, बीटा और आपका
अल्फा हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? टेफ्लॉन के बारे में बात करते हैं तो देखिए टेफ्लॉन जो है यह टेट्रा फ्लोरोएथिलीन का बहुलक है और इसका उपयोग जो है न चिपकने वाली बर्तन की परत पर नॉन स्टिकी बर्तन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है टेफ्लॉन का। याद रखिएगा ये प्रश्न बनता है। देखिए वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस, आपने हाइड्रोजनीकरण पढ़ा होगा। हाइड्रोजनीकरण में जो है हाइड्रोजन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा और यह निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। किसके? निकेल उत्प्रेरक का, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अति शीतलन यानी कि सुपर कूलिंग किसी द्रव को खाली स्थान दिया गया शीतलन करना होता है। अच्छा सुपर कूलिंग की बात करते हैं तो इनकी अति शीतलन किसी द्रव को ठोस अवस्था में परिवर्तित किए बिना उसे हिमांक बिंदु से नीचे ठंडा करने की प्रक्रिया है और इसकी खोज अगर पूछेगा सुपर कूलिंग की खोज किसने किया था तो डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट ने किया था। तो राइट आंसर इसका हिमांक से नीचे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? सभी कार्बनिक यौगिकों में जो मिलता है यह आपका कार्बन हो जाएगा। कार्बन के बारे में जान लीजिए, कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व यानी कि यूनिवर्सल एलिमेंट माना जाता है। अगर पूछा जाए यूनिवर्सल एलिमेंट किसको माना जाता है तो कार्बन को। कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन यानी कि कैटेनेशन का गुण सबसे अधिक होता है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण यानी कि कैटेनेशन का गुण जो होता है कैटेनेशन का, यह सबसे अधिक पाया जाता है। और कार्बन के बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा, प्रकृति में कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसके सबसे अधिक यौगिक पाए जाते हैं। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखिएगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में यह आपका ब्यूटेन होता है। ये चीज़ आपको पहले से भी पता है, हाइड्रोकार्बन है यह। चलिए सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? ये शायद पहले भी बहुत सारे सेट में क्वेश्चन मिला है, तो मैं डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। 400 से 700 nm तक, नैनोमीटर तक। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस जो है ये कौन सी है? अच्छा ये प्रश्न रिपीट भी होता है कई बार। और एक होता है कि आपने चिप्स का पैकेट देखा होगा ना, उसमें हवा भरा रहता है, तो चिप्स वगैरह के पैकेट में कौन सा गैस होता है? नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। और यहाँ सोडा वाटर की बोतल खोलने पर उसमें कौन सा गैस निकलता है? तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 गैस है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे कि कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल कौन सा है? कार के बैटरी में जो अम्ल प्रयुक्त होता है यह सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इसका फार्मूला होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करें तो इसे रसायनों का सम्राट यानी कि केमिकल किंग के नाम से जाना जाता है और इसे कशीस का तेल भी कहा जाता है। इसको कशीस का तेल यानी कि आयल ऑफ विट्रियोल भी इसको कहा जाता है। इसके बाद इसका उपयोग की बात करें तो स्टोरेज बैटरी, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण आदि में इसका उपयोग होता है। चलिए सिरके का रासायनिक नाम, तो ये भी पूछने की बात है, एसेटिक एसिड, ठीक है ना। एसेटिक अम्ल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए प्रश्न है कि मिलान यहाँ से एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को क्या कहते हैं? ठोस को सीधे गैस में यानी कि बिना द्रव्य में आए सीधे गैस में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए मिलान करना है। सल्फेट, तो सल्फेट यहाँ पर आपका फंगस नाशी हो जाएगा। पेनिसिलिन क्या हो जाएगा? तो यह आपका एंटीबायोटिक हो जाएगा। यूरिया उर्वरक हो जाएगा और मेलाथियोन जो है यह आपका कीटनाशी हो जाएगा। तो ये आप मिला लीजिए आप लोग। सबसे पहले आपका सल्फेट 3, उसके बाद 4, उसके बाद आपका यूरिया उर्वरक और मेलाथियोन आपका कीटनाशी। 3 4 1 2, 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर सी में यहाँ से दिख रहा है। देखिए 3 4 1 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है? अच्छा केंद्रक नहीं होता है किन कोशिकाओं में? तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए आपको पहले पता होगा आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। और एक आपने पढ़ा होगा प्लेटलेट्स, ठीक है ना। प्लेटलेट्स में जो है प्लेटलेट्स में भी आपका केंद्रक नहीं होता है। WBC में केंद्रक होता है, जो व्हाइट ब्लड कॉर्पुलस है, श्वेत रक्त कणिका, इसमें आपका केंद्रक होता है। और इसमें मोनोसाइट में केंद्रक नहीं होता है। तो 2 3 और 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आरबीसी को कभी कभी एक और नाम से इसको जाना जाता है, कभी कभी आरबीसी ना दे करके आपको दे देगा, ये नाम याद रखिएगा, एरिथ्रोसाइट। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है ना। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है और WBC को ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है। ये नाम जरूर याद रखिएगा। आजकल जो है WBC न देके सीधे आपको ल्यूकोसाइट्स दे देगा, आरबीसी न देके आपको एरिथ्रोसाइट्स दे देगा, प्लेटलेट्स न दे करके आपको थ्रोम्बोसाइट्स दे देगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा।
मानव तंत्र में इंसुलिन किसका मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? चयापचय नियंत्रित करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन के बारे में जान लीजिएगा। इंसुलिन जो है यह अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिका के बीटा सेल से स्रावित होता है और इसके अल्प स्रवण से जो है डायबिटीज यानी मधुमेह होता है और इसके अति स्रवण से यानी कि अधिक स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। अल्प स्रवण से डायबिटीज होता है और अति स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, ठीक है ना। और यह जो है कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध यानी कि कार्बन के दो परमाणु डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं कहलाता है। सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको एल्केन कहते हैं, डबल बॉन्ड को एल्कीन कहते हैं और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको एल्काइन कहते हैं, ठीक है ना। चलिए एल्कीन राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। DAN की पॉलीन्यूक्लियाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? DNA अगर रहता DNA डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, तो एक नाइट्रोजनी क्षारक डीऑक्सी राइबोजो शर्करा और फॉस्फेट समूह, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है ये क्या है? तो देखिए ट्राइग्लिसराइड जो है एक प्रकार का वसा है। शरीर में लौह की कमी से क्या होता है? तो लोहे की कमी से एनीमिया होता है, एनीमिया यानी कि रक्त अल्पत्वता। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या जो है यह आपका कौन सा है? तो यहाँ पर आपका असंगठित क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि असंगठित क्षेत्र जो है वो अपने आय का ब्यौरा सरकार को देते ही नहीं है। चलिए टेक्स्ट सुराते हैं। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर से कौन सा बैंक का नाम है? कृषि पुनर्वित्त, तो ये आपको नाबार्ड ही है। तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक राइट आंसर हो जाएगा। नाबार्ड के बारे में अगर बात करते हैं तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था, याद रखिएगा, शिवरामन समिति की सिफारिश पर। देखिए किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किसी एक माप से गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात को संबंध किया जा सकता है। गिनी गुणांक अथवा किसी अनुपात को संबंध किया जा सकता है, तो यह आय विषमता हो जाएगा, आय असमानता या आय विषमता। देखिए मांग के नियम में निम्नलिखित में से कौन सी एक पूर्ण धारणा नहीं है? कौन सी एक पूर्ण धारणा नहीं है मांग के नियम से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका उपभोक्ता प्रदर्शन प्रभाव से प्रभावित होते हैं, यह आपका एक पूर्ण धारणा नहीं है। चलो उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें और भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त में से आरोही क्रम। अब आरोही पूछ दिया गया, यानी कि कम फिर ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा। तो आपको पता है कि चावल उत्पादन में सबसे अग्रणी जो है ये पश्चिम बंगाल है, यानी कि पश्चिम बंगाल सबसे लास्ट में आपको देखना है ऑप्शन में। तो देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ लास्ट में दिया गया है। पश्चिम बंगाल के बाद अगर हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है, बिल्कुल दिया गया है। पंजाब है, पंजाब के बाद तमिलनाडु है, फिर आंध्र प्रदेश है। तो ये वाला जो क्रम है यहाँ पर सही दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौगोलिक अपर्जन चक्र की संकल्पना इनमें से किसने प्रस्तुत किया था? भौगोलिक अपर्जन चक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किसने किया था? तो फ्रेंड्स यह किया था विलियम मॉरिस डेविस ने, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं WM डेविस, विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक अपर्जन चक्र की संकल्पना को प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय सेना के कमांड में एक कमांड नहीं है? अच्छा अगर हम बात करते हैं भारतीय सेना के कमांड के बारे में, तो भारतीय सेना के जो है कमांड को 7 कमांड में बांटा गया है। सबसे पहले तो एक चारों दिशाओं पर एक कमांड है। देखिए सबसे पहले पूर्वी कमांड, पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता हो गया। पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर हो गया। उत्तरी कमांड का उधमपुर हो गया। दक्षिणी कमांड का पुणे हो गया। तो ये 4 दिशा के नाम पर हो गए। और एक है आपका ट्रेनिंग कमांड, ट्रेनिंग कमांड का हेडक्वार्टर शिमला में है, 5 हो गया। उसके बाद एक आपका मध्य कमांड है जिसका लखनऊ में हेडक्वार्टर है, और एक दक्षिण पश्चिम कमांड है, दक्षिण पश्चिम कमांड है जो कि जयपुर में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है। केंद्रीय कमांड मैंने आपको बता दिया, केंद्रीय कमांड जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यानी कि मध्य कमांड का लखनऊ में है। दक्षिण पश्चिम कमांड है ही नहीं, दक्षिण पश्चिम कमांड है इसका जयपुर में है, उत्तर पूर्वी कमांड नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसके बाद 43 नंबर कि निम्नलिखित के आधार पर हिमालय नदी को प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें, और यहाँ नीचे दिए गए विकल्प से सही उत्तर चुनना है आपको। देखिए हिमालय नदियाँ क्या होती हैं? हिमालय नदियाँ जो होती हैं ये आपका 12मासी होती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर होती है। बाढ़ आती है, नदी सूख जाती है प्रायद्वीपीय भारत में,
और जब हमारे यहाँ की अगर बात कर ले कहीं कहीं तो ऐसा नदी है सूखी हुई रहती है, जैसे ही उसमें वर्षा की मौसम आएगी पानी भर करके आएगा। तो ये सही दिया गया, हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना से अधिक खड़ा है, बिल्कुल सही है। ये वाला स्टेटमेंट गलत दिया गया है, ठीक है। चलिए तो एक और दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि गंगा के मैदान को एक किस रूप में वर्णित किया गया, ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। इसको जियोसिनक्लाइन कहा जाता है, ठीक है, जियोसिनक्लाइन याद रखिएगा। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, तो भूमिगत कोयला का दहन जो होता है ये झारखंड के झरिया में, आपको याद भी होगा, झारखंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, अर्जुन पुरस्कार से संबंधित कुछ तथ्य आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले इसकी शुरुआत 1961 में हुई थी और पहली बार ये 6 लोगों को प्रदान किया गया था। उसके बाद देखिए 1962 में, उसके बाद अगले साल 1962 में ही, नाम याद रखना है मीना शाह। मीना शाह ये बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, मीना शाह। 1962 में ये पहली महिला हैं जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। भारत रत्न 1954 में स्टार्ट हुआ था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में, जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहलाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो 1961 इसका राइट आंसर लगाइए। उसके बाद देखिएगा कि तुमलापल्ली खदान, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है, अवस्थित है। तो यह जो है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले में है, आंध्र प्रदेश राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जवाहर सुरंग का निर्माण किस निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत जो है किया गया है। सबसे पहले देखिए जवाहर सुरंग किस दर्रे के अंतर्गत, बनिहाल दर्रे के अंतर्गत। कहाँ पर, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में। शिप किला कहाँ पर है, हिमाचल में, बारालाचा हिमाचल में है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है, सौरमंडल का सबसे चमकदार ग्रह जो है यह शुक्र है। शुक्र सबसे चमकदार है। बुध और शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र को जो है पृथ्वी की भगिनी, जुड़वा बहन, ठीक है ना, भोर का तारा, सांझ का तारा, इन सब नाम से जाना जाता है। कौन सा वैश्विक सम्मेलन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी के लिए आयोजित वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम था। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी से वैश्विक समझौते की दिशा में पहला कदम, तो पहला कदम ये आपका रियो 1992 का, जिसको कि पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। अच्छा इसका एजेंडा 21 बड़ा पूछा जाता है, एजेंडा 21, एजेंडा 21 यह किससे संबंधित है, तो सबसे पहले रियो 1992 पृथ्वी सम्मेलन, ठीक है ना, वहीं एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया था और यह सस्टेनेबल डेवलपमेंट से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। ऑप्शन सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर में है। मुंगेर जिला में स्थित है भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, पश्चिम चंपारण जिला में है। और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जो है, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, ये भी पश्चिम चंपारण में ही है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा गया बिहार दरोगा में प्रश्न है। नागी नकटी पक्षी अभयारण्य, नागी पक्षी अभयारण्य पूछा है, आपको नकटी पक्षी अभयारण्य भी याद रखना है। निम्नलिखित में से किस जिला में है, तो यह बिहार के जमुई में है, नागी नकटी पक्षी विहार। उसके बाद देखिएगा कि बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है। बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला जो है ये पश्चिम चंपारण जिला है। दक्षिण पूर्व एशिया में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर निम्नलिखित शहरों की विद्यमान होने के सही क्रम, यानी कि उत्तर की ओर से बढ़ने पर दक्षिण से उत्तर जाना है, साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो सबसे पहले तो जकार्ता, सिंगापुर, बैंकॉक और हनोई। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित है मध्य चिली में, केप टाउन जो कि दक्षिण अफ्रीका में है, और एडिलेड जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित है, जबकि पंपास में नहीं है। पंपास कहाँ पर है, पंपास जो है ये अर्जेंटीना में है, ठीक है ना। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अमेरिका और रूस को अलग करती है। अमेरिका और रूस को, तो यह जल संधि बेरिन जल संधि है, जो कि अलास्का और रूस को अलग करती है, यह आपको भी पता होगा। चलिए चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। याद रखिएगा राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना चंबल नदी पर है और ये राजस्थान राज्य में है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मवेशी नस्ल राजस्थान की नहीं है। तो देखिए ये जितने भी मवेशी के नस्ल दिए गए हैं ये गाय की नस्ल है, ठीक है ना, गाय की नस्ल है। और इसमें से अगर हम बात करें थारपारकर, राठी और यहाँ पर देखिए मेवाती, ठीक है, ये राजस्थान की नस्ल है। हलिकर जो है ये राजस्थान की नस्ल नहीं है, हलिकर जो है, हलिकर भी गाय की नस्ल है और यह
कर्नाटक के मैसूर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? अच्छा, रूर घाटी आपको पता है, यह बड़ा प्रसिद्ध है रूर घाटी, और भारत का रूर प्रदेश छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ये है आपका जर्मनी में। उसके बाद अचेन बेसिन भी है और सार बेसिन भी है। ये लॉरेन बेसिन नहीं है। लॉरेन बेसिन जो है यह इस्पात उद्योग के लिए फेमस है, न कि कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है। उस इस्पात उद्योग के लिए फेमस है और यह फ्रांस में है लॉरेन बेसिन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए, मेघालय का पठार किसका विस्तार है? मेघालय का पठार जो है गारो, खासी, जयंतिया इन पहाड़ियों में विभाजित है, और मेघालय का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार माना जाता है। पुंछी आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? पुंछी आयोग का गठन वर्ष 2007 में किया गया था। मदन मोहन पुंछी की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित यह आयोग है। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1992 में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किससे अनिवार्य आरक्षण प्रदान किया गया था? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। यह लागू कब हुआ था, ये बड़ा पूछा जाता है, तो 24 अप्रैल 1993 से। ठीक है ना। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, इसीलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस में मनाया जाता है। और इसमें जो है अनिवार्य आरक्षण प्रदान किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला को। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला को, यानी कि ए बी सी। तो ऑप्शन में 1 2 3 करके दिया गया है, यानी कि ए बी और सी। ठीक है ना, 1 2 3 और 4। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में 81वां जो संशोधन था, संविधान संशोधन, उसके द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया? अच्छा, जो जितनी भाषाएं हैं वो आपको किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में है। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। और 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, ये हुआ था 1967 में, और इसके द्वारा जो है सिंधी को जोड़ा गया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि संविधान के 103वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? 103वां संशोधन जो है ये EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण के लिए है, और वस्तु और सेवा कर जो है ये 101वां संशोधन है, ये भी ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? कौन सा आर्टिकल जो है इसमें से भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो यह आर्टिकल 105 है। यह आर्टिकल 105 है, ध्यान रखिएगा, जो संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उनके उन्मुक्तियों का निर्धारण करता है। भारतीय संविधान का भाग 16 याद रखिएगा किससे है? भाग 16 संबंधित है कुछ वर्गों के लिए उपबंधों से। भाग 17 जो है इसमें राजभाषा है। भाग 18 भी पूछा जाता है बार बार, इसमें आपात उपबंध है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा जरूर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये सब आपका रटा रटाया प्रश्न है, तो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ सीधे। इसका आंसर हो जाएगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बाबा साहब अम्बेडकर। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये सब याद भी होगा आपको। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बजट पर बहस करने की शक्ति तो प्राप्त हुई, परंतु मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। यह आपका 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम है, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है? तो हमारा संविधान में जो है संसदनात्मक शासन प्रणाली है। तो यहाँ पर देखिए संसदनात्मक शासन प्रणाली जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक प्रावधान भारतीय संविधान द्वारा ब्रिटिश संविधान से लिया गया है? तो संसदीय विशेषताएं अभी मैंने आपको बताया भी है। देखिए, नवंबर 2023 में संपन्न 5 राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव के आधार पर बने मुख्यमंत्रियों के संदर्भ में सही युग्म चुनना है। अच्छा, ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है आपके लिए कि ये 5 राज्य कौन से हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ 3 राज्य दिया है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। उसके बाद मिजोरम और छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, मिजोरम और छत्तीसगढ़। ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पर जो तीनों मुख्यमंत्री हैं, राजस्थान के भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश के मोहन यादव और तेलंगाना के श्री रेवंत रेड्डी, ये बिल्कुल सही दिएगा। अब मिजोरम के सीएम कौन है? तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूँ, लाल LALDUHAMA। अब इसको आप पढ़िए, लाल दुहावमा। ठीक है ना, ये मिजोरम के सीएम हैं। और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय हैं, विष्णुदेव साय, विष्णुदेव साय। इस तरह से अंग्रेजी में SAI लिखा गया है, साई पढ़िए या साय पढ़िए, साय ही लिखा जाता है, विष्णुदेव साय।
चलिए, बिहार सरकार की जातिगत आधारित गणना की रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल आबादी लगभग कितनी। अभी यह आबादी आपको याद रखना है कितना, तो 13,07,25,310। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो यह डेनियल बेरेनबोइम को और अली अबू अखाद को दिया गया है। डेनियल बेरेनबोइम और अली अबू अखाद, यानी कि ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया। देखिए, हिंदी भाषा के लिए संजीव को दिया गया है, अंग्रेजी के लिए नीलम शरण गौड को। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिएगा आपका अंग्रेजी हिंदी हो गया ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर अंग्रेजी हिंदी के लिए और इनको अंग्रेजी के लिए याद रखिएगा। ठीक है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि वर्ष 2023 के शांति क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। शांति के क्षेत्र में 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया नरगिस मोहम्मदी को। अच्छा, अगर साहित्य पूछता तो जॉन फॉसे को दिया गया है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अगर पूछता तो क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया। क्लाउडिया गोल्डिन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया। गोल्डिन यानी कि गोल्ड सोना, और क्लाउडिया मतलब गोल्डिन मतलब गोल्ड बना लीजिए, और गोल्ड जो है ये इकोनॉमी पैसा वगैरह से संबंधित थोड़ा महंगा है सोना, तो इस तरह से आप रिलेट करिएगा। ठीक है। वेलकम टू पैराडाइज, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसको लिखा है किसने, वेलकम टू पैराडाइज इसको लिखा है फ्रेंड्स ट्विंकल खन्ना ने। ठीक है ना। नवंबर दिसंबर 2023 में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन COP28 निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। नवंबर दिसंबर 2023 में संपन्न हुआ है COP28। आयोजन पूछा जाएगा निश्चित रूप से, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आयोजन इसका UAE के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में इसका आयोजन किया गया था COP28 का। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है, याद रखिएगा। और इसका राइट आंसर हो जाएगा जलवायु परिवर्तन पर अंकुश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से किसे मानवता की अदृश्य सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है, तो यह गरबा नृत्य को किया गया है। किसको किया गया है, गरबा नृत्य को किया गया है। उसके बाद देखिएगा कि भारत की विकास यात्रा के लिए 5D की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। 5D की अवधारणा दी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। देखिए, ICC वर्ल्ड कप 2023 निम्नलिखित में से किस देश की टीम ने जीता है, तो आयोजन भारत में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। रनर अप अपना प्यारा भारत रहा था, विनर ऑस्ट्रेलिया रहा था। अब चलिए यहाँ से आप पहले 80 प्रश्न में अपना स्कोर बताइए। 81 से लेकर के आपका 100 तक में मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका मैं आंसर बताते चल रहा हूँ, आप लोग नोट करिए और खुद से सॉल्व करके आंसर मिलाइएगा। ठीक है ना। चलिए, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 200 कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। ठीक है ना। 82 का, अब ये देखिए आपका A² - B², A+B × A - B का फॉर्मूला होता है, उससे एक नीचे कट जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से आप याद रखिएगा। इसका आंसर आपका कितना आएगा, 4 इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करिएगा। चलिए, उसके बाद हो सकता है मैथ मेरा गलत हो जाए, तो एक बार आप लोग खुद से सॉल्व करके आंसर चेक करिएगा। चलिए, उसके बाद इसका 22 से आंसर हो जाएगा। 84 का आप डेसिमल तक तोड़ते जाइएगा इसको। ठीक है ना, इसका आंसर आपका 84 का ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 301 हो जाएगा। 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 86 का 750 और 270 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 5, ऑप्शन सी में दिया गया है। उसके बाद 88 का जो राइट आंसर होगा वो आपका 44,800 दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। उसके बाद देखिए 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए, उसके बाद देखिए 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा 90 का, वो आपका कितना हो जाएगा, 90 का 213 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 91 का 180 हो जाएगा। 92 का देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा tan² थीटा प्लस tan⁴ थीटा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद 93 का देखिए 93 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा DJDMW। चलिए 94 देखिए 94 का जो राइट आंसर आएगा फ्रेंड्स वो आपका कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। 95 का देख लीजिएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपका 2πRh πr² हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि किसी माह का चौथा दिन शनिवार है तो उस माह के 26वें दिन में से 5 दिन पहले कौन सा दिन होगा। 96 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार। 97 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 1:2 हो जाएगा। 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 15, देखिए कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ठीक है ना। और उसके बाद देखिए 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका 56.80%। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स, डेली एक एक सेट में आपको कंप्लीट करवा दूंगा, ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट आंसर हो जाएगा।